हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमपी आरंभ। इस सीरीज़ में हम सॉल्व करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी का सारा सिलेबस, जो कि हम वन बाय वन अलग अलग इंस्टीट्यूट के नोट से सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम फिनिश कर लेंगे और फिर इसके एमसीक्यूज़ लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे इस सीरीज़ से कंप्लीट होंगे। तो भारत में यूरोपीय वाणिज्य कैसे प्रारंभ हुआ, बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व, सिख राज्य, ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था, 1857 का आंदोलन, कृषक आंदोलन, आधुनिक शिक्षा का विकास, पुनर्जागरण, मुस्लिम सुधार आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय, राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस का उदय, सहायक में जो कार्य थे वो, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, बंगाल का विभाजन, प्रथम विश्व युद्ध, होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, द्वितीय चरण की क्रांतिकारी आंदोलन, आंदोलन का तीसरा चरण क्या रहा, रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1937 का प्रांतीय चुनाव और भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता अधिनियम। इन टॉपिक को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम सबसे पहले पहला टॉपिक करेंगे क्या, यूरोपियों का भारत आगमन कैसे हुआ और वाणिज्य कैसे प्रारंभ हुआ, क्या करते थे वाणिज्य में, क्या किसका व्यापार करते थे। तो आज हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मध्यकाल में भारत को पश्चिम देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे, एक फारस की खाड़ी वाला मार्ग और एक लाल सागर का मार्ग। अब दो ही रास्ते हैं, एक फारस की खाड़ी से जा सकते हो आप या फिर लाल सागर से जा सकते हो, लेकिन लोग लाल सागर से जाना प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पे दो कारण थे। पहला, मार्ग में बहुत सारा कोहरा पड़ता था और दूसरा क्या था, मार्ग में बहुत सारी चट्टानें हुआ करती थी कि यदि कभी नहीं देख पाते थे तो जाके जहाज उन चट्टानों में टकरा जाता था। इसलिए इन दोनों रीजन के कारण लाल सागर को कम प्राथमिकता दी जाती थी। सबसे ज्यादा मार कहाँ से होता था, फारस की खाड़ी से होता था। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों और मार्गों से गुजरती थीं और जहां पर चुंगी कर भी लगाया जाता था, जैसे अभी टैक्स लगाया जाता है एक राज्य से, जैसे कोई वस्तु, जैसे उत्तर प्रदेश की कोई वस्तु है मध्य प्रदेश में बिकने आती तो कुछ टैक्स लगाते हैं और कुछ देश भी ऐसा टैक्स लगाते हैं। जैसे कि हमारी कोई चीज़ या फिर वस्तुएं नेपाल या फिर चीन या फिर चाइना का कोई प्रोडक्ट इंडिया आता है तो उस पर कोई टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। तो हर राज्य में क्या होता था कि वहाँ पे एक चुंगी या फिर मार्क कर दिया जाता था। अपन भी टोल टैक्स देते हैं तो ऐसा टैक्स उनको पे करना पड़ता था। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। जो यूरोप में जितना भी व्यापार जाता था तो उस पर किसका अधिकार था, इटली का एकाधिकार था। इस कारण से यूरोप के जो नवीन राज्य थे वो व्यापार से वंचित थे। अब देखो, एक मार्ग है जो भारत से व्यापार कर रहा है ना, पूरा माल जा रहा है यूरोप, लेकिन वहाँ पे है इटली और वहाँ से आपको निकलना ही पड़ेगा, आपको उनके रास्ते से निकलना ही पड़ेगा। अब यदि मैंने कोई वस्तु बनाई है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, यदि मैं उसको 10 रुपये में बेच रही हूँ, लेकिन वो यहाँ से जाके चीन में या फिर जो अदर कंट्री हैं वहाँ पे वो टैक्स लगाएंगे। जैसे चीन ने बोला कि हम भैया इस पे 10 रुपये और टैक्स लगाएंगे, तो हमारी प्रोडक्ट कितने का होगा, 20 रुपये का हो गया। अब वो उससे और आगे जाएगा तो वो और ज़्यादा महंगा बिकेगा ना। तो इससे क्या होता था, तो इटली का था वो एक अधिकार कर लिया था उसने, क्योंकि वहीं से निकलना है तो वो अपना टैक्स लगाती थी और जो यूरोप के देश थे वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे उतने अच्छे से। तो 1753 में क्या हुआ, तुर्कों ने कुस्तुतुनिया की विजय कर ली और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई। फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण हो गया। अब क्या हुआ, तुर्की में जो कुस्तुतुनिया थी उसकी विजय कर ली गई, किसने, ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया और उन्होंने फारस की खाड़ी पर नियंत्रण कर लिया। फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगी। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का व्यापार हो रहा है, यदि यहाँ से कोई रोड या फिर कोई मार्ग जाता तो सबको प्रॉब्लम होती ना कि भारत भी अच्छे से नहीं कर पा रहा। क्यों, यदि भारत वाले जाएंगे तो उनको थोड़ी ना पता है कि ये व्यापारी हैं, इनको गोली नहीं मारनी है क्या, या फिर इनको नहीं लूटना है। तो इससे किसको प्रॉब्लम होने लगी, यूरोपीय व्यापारियों को प्रॉब्लम होने लगी ऑटोमन साम्राज्य के बाद। भौगोलिक
खोज और व्यापारिक मार्गों के विकास में पुर्तगाल अग्रणी था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने एक कार्य का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखो, अब वो नए मार्ग की खोज कर रहे हैं यूरोपीय, भैया इन वाले कुछ हो जाए। इस बार हम यहाँ से गए थे तो ऑटोमन साम्राज्य ने हमसे इतना सारा टैक्स लिया था, वो अलग, और उनकी सेना ने हमारी बहुत पिटाई की थी। तो भैया अब हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम तो दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। तो अब यूरोपियों में एक ये बात आ गई कि हमें कोई और नए मार्गों की तलाश करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान दिया था जो पुर्तगाल के शासक थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने। और पुर्तगाली भैया भौगोलिक खोजों में और व्यापारिक मार्ग की खोज करने में बहुत ज़्यादा अग्रणी थे। तो 1486 में एक पुर्तगाली नाविक वर्थ लोम्यूडेज ने अफ्रीका स्थित उत्तर मांशा या फिर आशा अंतरिक्ष को द केप ऑफ गुड होप को खोजा। किसने खोजा था? वर्थ लेग्यूडेज ने, लोम्यूडेज 1486 में। 1492 में क्या हुआ? स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक यात्री भारत की खोज करने के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम भरी यात्रा पार करके आया। उसने बेचारे ने प्रारंभ भी कर दी अटलांटिक महासागर को, लेकिन बेचारा लेफ्ट टर्न लेने की जगह सीधा चला गया और कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। और क्या हो गया? अमेरिका की खोज हो गई 1492 में। 1498 में क्या हुआ? अब इनने जाके बोला कि हमें कोलंबस मिला था कि हम सीधे सीधे गए थे, हमने टर्न नहीं लिया था। तो अब उन्होंने बोला कि चलो भैया, एक हमें इतना तो पता है कि हमें लेफ्ट टर्न लेना है, तो अब दूसरे कौन आएंगे? अब 1498 में क्या होता? एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तर मांशा, मतलब उनको पता था क्योंकि लेम्यूडेस थे ना, उनने उनको बता दिया था कि भैया ऐसे ऐसे रास्ते जाओगे तो तुम उत्तरीय जो आशा तट है या फिर आशा अंतरिक्ष बोलते हैं जिसको, उत्तर मांशा अंतरिक्ष के रास्ते आप भारत पहुंच जाओगे, लेकिन हमें मार्ग नहीं पता। तो ये वास्को डी गामा कहाँ से आते हैं? 1498 में एक पुर्तगाली थे ये, और कहाँ से पहुंचे हैं? उत्तर मांशा अंतरिक्ष के रास्ते भारत के लिए एक सीधा मार्ग इनने खोज लिया था। यूरोप में भारत आगमन का क्रम क्या क्या रहा है? पहले पुर्तगाली आए, और फिर कब आए थे? 1498 में, और कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो दा इंडिया। डच आए 1605 में, और विरिंगदे आस्ते इंडिसे इनकी कंपनी का नाम था। ब्रिटिश 1608 में आते हैं, और द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इनकी कंपनी का नाम था। डेनिश 1616 में आते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम था। फ्रांसीसी 1667 में आते हैं, और कंपनी द इंड ओरिएंटल इनका नाम था। सिंपल सिंपल नाम रख देते हैं ना। चलो इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, नॉर्मल सिंपल सी ट्रिक है। देखो, पुर्तगाली आए, जब हमारे घर में पुताई होती है फिर क्या होता है? मन में क्या आता है? वाह, अब तो ऐश करेंगे, पार्टी होगी। तो एस्तादो दा इंडिया, पुरताई के बाद एस्तादो इंडिया पुर्तगाली थे। डच आए, इनका नाम तो आप खुद ही देख रहे हो कितना अजीब सा है, विरिंगदे ओस्ट इंडिसे इनका नाम है। तो बार बार डा आ रहा है और डैश डैश दे के दे रहे हैं, तो डच डचक डचक करके आ रहा है इनका नाम, तो डच से आप ऐसा याद कर सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी का तो नाम आपको याद रहता ही होगा, और यदि नहीं है तो फिर भी आप एक बार इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। डेनिश, तो इनकी कंपनी में नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी, तो कंपनी द एंड ओरिएंटल। अब आते हैं पुर्तगाल। पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्र की मार्ग खोज करने आर्थिक और धार्मिक कारण दोनों सक्रिय थे। इनके पास दोनों कारण थे। इनका पहला कारण क्या था? आर्थिक व्यापार करना था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी फारस की खाड़ी और लाल सागर की जो खाड़ी थी उससे उनको प्रॉब्लम हो रही थी व्यापार करने के लिए। तो अब उनके लिए आर्थिक मार्ग से भी हम व्यापार करेंगे यहाँ पर। और दूसरा कारण था कि भैया वो अपने ईसाई धर्म जो था उनका, उसको भारत में फैलाना चाहते थे, तो एक धार्मिक कारण भी हो जाता है। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया, जो कि केरल का जो मालाबार तट है वहां पर आता है। यहाँ पहले से बसे हुए कुछ यूरोप व्यापारी द्वारा बोमन्स का रवैया अपनाया गया। मतलब कुछ व्यापारी, अब अरबी, मतलब जो अरबी व्यापारी थे
उनको पसंद नहीं आया कि कोई और भी व्यापार करने आ गया, तो वो थोड़ा सा ऐसे घृणा की नज़रों से उनको देख रहे थे। उनको पसंद नहीं आया कि ये भी अब व्यापार करेंगे यहाँ पर। लेकिन जो कालीकट के राजा थे जेमोरिन, उनने उनका स्वागत किया, क्योंकि भारत में क्या होता है भैया, अतिथि देवो भव, तो उसी को आगे स्वीकार करते हुए वास्को डी गामा का स्वागत किया है राजा जेमोरिन ने, और बहुत सारे मसाले और जड़ी बूटियाँ उनको प्रदान की थी और ले जाने की अनुमति भी दी थी। 1500 में क्या हुआ, अल्वारेज कैम्बल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभिनय दल भारत आया। ये भी मसाला लेकर पुर्तगाल पहुंचा। अब जब वास्को डी गामा यहाँ से पुर्तगाल पहुंचे और उन्होंने व्यापार किया, तो इन कहा जाता है कि इनको 60 गुना इनको वहाँ पे 60 गुना मुनाफा मिला था, कि उनका आने जाने का खर्च फ्री हो गया, उनका रहने खाने का फ्री हो गया, और उसके बाद उनको 60 गुना का प्रॉफिट हुआ था। अब इनने इतनी तरक्की कर दी, तो अब इनका एक दोस्त था, उनने देखा कि भैया अभी तो ये नॉर्मल थे, अब इतने एकदम से बूस्ट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है इनकी प्रॉपर्टी में। तो इनने उनसे पूछा कि आप बताओ क्या सीक्रेट है तुम्हारे व्यापार करने का। तो इनने उनको रास्ता बता दिया कि हम यहाँ से रास्ते से जाते हैं भारत, और मसाले वसाले लेके आते हैं और यहाँ बेच देते हैं। तो अब उनका एक फ्रेंड आया, क्या नाम था उसका, अल्वारेज कैम्बल। यह दूसरा पुर्तगाली अभिनय दल था, ये भी मसाले लेने आया था। फिर 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आते हैं, और अब क्या करेंगे, कोची में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री डाल देंगे। भैया अब हम यहीं फैक्ट्री बना ले रहे हैं, और भारत में पुर्तगाली बस्ती कोची में सबसे पहले बसाई गई थी। 1505 में क्या हुआ, पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मेडा था। 1505 से 1509 में अल्मेडा रहे हैं 4 साल। तो इसमें इनने क्या किया है वो देखते हैं। इनने कोची का दुर्गीकरण कराया था। देखो कोची में सबसे पहली फैक्ट्री तो किसने डाल दी, वास्को डी गामा डाल दी 502 में, और वहीं पे एक बस्ती भी बना ली, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए पड़ेंगे ना, तो उनकी एक बस्ती बना ली। अब वास्को डी गामा उसको नियंत्रित करने के लिए आते हैं, तो क्या करते हैं, जो कोची थी उसका दुर्गीकरण कर देते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं, और अपना मुख्यालय कोची को बना लेते हैं। 1908 से 1909 में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर दिया था। मतलब ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें गुजरात, मिस्र और तुर्की, आपको जब वास्को डी गामा आए थे तो तब अरबियों लोगों को पसंद नहीं आया था कि ये व्यापार करने आए हैं। तो अब इनने बोला कि रोको बेटा, हम बताते हैं कि व्यापार होता कैसे है। तो इनने जल्दी से गुजरात और मिस्र और तुर्की के मुसलमान का जो जलबेड़ा था उनको पराजित कर दिया और उनके द्वीप पर अधिकार कर लिया। फिर आते हैं अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 तक रहते हैं। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था। जो बीजापुर, पहले गोवा पर बीजापुर का अधिकार था, तो किसने जीत लिया था, अल्बुकर्क ने जीत लिया, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें साम्राज्य विस्तार करने स्टार्ट कर दिया है ना, और किलेबंदी करवा दी, उसकी एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित किया था इन्होंने। क्या पूरे भारत को पता चल गया कि भैया कि कोई पुर्तगाली भी हैं, वो बहुत मारते हैं, पिटाई धड़ करके कि बंदूकों से भून देते हैं और बहुत कूटते हैं। तो किसने बताया था, ये अल्बुकर्क ने बताया था, इसलिए इनको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। लेकिन पहले कौन आया था, अल्मेडिया जी आते। फिर आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1524 से 1529 तक रहे हैं, और 29 में गोवा में इनकी मृत्यु हो गई थी, और गोवा में ही वास्को डी गामा जी की कब्र बनाई गई है। सेंट जेवियर संत की कब्र भी गोवा में है। गोवा में 2 पुर्तगालियों की, फेमस पुर्तगालियों की समाधि है, जो कि हैं जेवियर ईसाई संत जी की और वास्को डी गामा जी की। नूनो दे कुन्हा, ये 1529 से 38 तक रहा है, और यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 में कोची की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। अभी तक देखो 3 गवर्नर आए हैं, पहले अल्मेडा, फिर अल्बुकर्क, फिर वास्को डी गामा। इन तीनों के टाइम पे कोची ही मेन मुख्यालय थी इनका। किसने सबसे पहले फैक्ट्री डाली थी, तो वास्को डी गामा ने डाली थी 1502 में। उसी पर शासन हो रहा था। जो अल्मेडा जी थे उनने मिस्र, तुर्की और गुजरात की सेना को पराजित करके द्वीप जीते थे, और जो अल्बुकर्क आया उनने बीजापुर से गोवा को जीत लिया और उसके अच्छे से मरम्मत करवा दी। लेकिन जो नीनो दी कुन्हा थे वो इन सब के नाना थे, और उन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी ही उठा के गोवा
को राजधानी बना दिया, क्योंकि बीजापुर से जीत लिया था इनने, तो अब उसको ही राजधानी बना दिया 1530 में। उन्होंने मद्रास के निकट सैंथाम में और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास हो गया। अभी यहाँ पे थे, कोची कहाँ पे आता है, भारत के पश्चिमी घाट में आता है। अब इनने क्या कहा था कुनों ने कि अब हम पूर्वी साइड भी करेंगे, तो मद्रास के निकट सैंथाम में और बंगाल की हुगली में 2 फैक्ट्री और स्थापित कर दी इनने और बस्तियां बना दी। पुर्तगालियों की देन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस या छापा खाना जो होता है वो पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती 1508 में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू कराई थी, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आ गई थी। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। जब मैंने ये पढ़ा था ना तो बाय गॉड मैंने कहा बाप रे बाप, सब कुछ ही लेके आए हैं क्या। पपीता भी हमारा नहीं, हम लोग को भी ये लगता है कि हम लोगों के यहाँ से होता है, लेकिन पपीता, अनानास, लीची, संतरा, एटलीस्ट आलू, शकरकंद, मूंगफली भी और काजू बादाम भी सब पुर्तगाली लेके आए हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं वो देखते हैं। अल्मेडा जी, ये 1505 से 1509 तक रहे हैं। इनने मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलबीड़े को पराजित कर दिया था और कोची का दुर्गीकरण किया था और केन्नौल में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी, किन्नौल में। फिर आते हैं अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 तक रहे हैं। 1510 में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित कर दिया था और भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क। नीनो दी कुन्हा कोची के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। 1519 से 1538 तक रहे हैं और पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य की व्यवस्था स्थापित कर दी थी और हुगली और सैंथामे में पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित की थी। अब आते हैं डच, ये आए थे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 में कार्नेलियम हार्टमैन के नेतृत्व में डच का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा था। ये भारत नहीं आए हैं सबसे पहले, कहाँ पे गए थे, हाउटमैन। मतलब ये इतने दूर तक निकल गए कि भारत बीच में था और उन्हें भारत पर रुके नहीं, सीधे कहाँ पे पहुंच गए, सुमात्रा द्वीप पे पहुंच गए। नीदरलैंड के थे, किसी से डरते नहीं थे भैया। नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे डच लोग। 1995 में आए थे और कौन आया था, कार्नेलियम हार्टमैन आया था, सुमात्रा द्वीप पे पहुंचा था सबसे पहले। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिला उसके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की। ये कब की गई है, 1602 में की गई है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफ नीदरलैंड की स्थापना। सर्वप्रथम 1605 में डच नौसेना नायक वादेर हेग के नेतृत्व में डच का पहला अभियान भारत को भेजा गया था और पूर्वी तट पर स्थित मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। वादेर हेग के नेतृत्व में पहला बेड़ा आया था 1605 में, मूसलीपट्टनम पहुंचा और वहीं उन्होंने पहली फैक्ट्री लगा ली। 1610 में क्या हुआ, इन्होंने पूर्वी तट पर स्थापित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और अपना मुख्यालय बनाया क्या, पुलिकट को। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा या सोने की मुद्रा ढालते थे डच लोग। 1653 में डच ने बंगाल स्थित चिनसुआ में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। चिनसुआ में इतना बड़ा केंद्र था कि चैन से कोई सो भी नहीं सकता था, चिनसुआ बंगाल में। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां, पहली फैक्ट्री थी मूसलीपट्टनम में जो कि 1605 में स्थापित की गई थी। वादेर हेग ने स्थापित की थी मूसलीपट्टनम में। फिर आती है 1606 में पोर्टोपोली आंध्र प्रदेश में, 1610 में पुलिकट में जिसको फिर हेडक्वार्टर इन्होंने बना लिया था, 1616 में सूरत गुजरात में, 1627 में पीपली पश्चिम बंगाल में, 1653 में चिनसुआ पश्चिम बंगाल में जो कि सबसे बड़ी फैक्ट्री थी इनकी, और 1658 में कासिम बाजार बालासोर और नेकपत्तम में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई थी।
डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। क्या क्या? सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत में मसाले का निर्यात नहीं करते थे। डच द्वारा भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी? सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम और चावल। अब आते हैं अंग्रेज। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसमें कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। एलिजाबेथ प्रथम के समय 21 दिसंबर 1600 को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी ने अनेक शेयर होल्डर थे। कंपनी की पहली यात्रा 1601 में हुई, जब कंपनी का जहाज इंडोनेशिया पहुंचा। सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक एक जहाज से सूरत पहुंचा था। उसमें आया था? हेक्टर में आया था। और कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में, सूरत पहुंचे थे ये। यहाँ पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब बनाया और खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसको दी थी? कैप्टन हॉकिंस को। 1608 में आया था। हेक्टर नामक जहाज में आया था, सूरत पहुंचा था और पहली अस्थायी कोठी वहीं पर स्थापित की थी। इसको 400 का मनसबदार बनाया और खान या इंग्लिश खान की उपाधि इसको दी गई थी जहांगीर द्वारा। 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मूसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, जहां पे पहले क्या था? डच भी थे यहाँ पे, है ना। 1613 में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हो गया, मतलब पहले अस्थायी थी अब लेकिन स्थायी हो गई 1613 में। 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार पहुंचा। यहाँ 3 वर्षों तक 1618 तक, मतलब 15 में आया था, 18 तक ये जहांगीर के दरबार में रहा था टॉमस रो। इसके व्यापार करने से संबंधित व्यापार करों से छूट के संबंध में 2 लाइसेंस प्राप्त किए थे। व्यापार करने के संबंध में और व्यापार करों में छूट के संबंध में 2 लाइसेंस इनको मिल गए थे। 3 साल कर क्या रहे थे टॉमस रो? यही तो कर रहे थे। उनको अपनी बातों में उलझा लिया और 2 लाइसेंस पे सिग्नेचर करवा लिए। 1632 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पैगोडा वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता था। 1632 में क्या हुआ? जो पूरा गोलकुंडा था, गोलकुंडा के सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनसे व्यापार करने के लिए 500 पैगोडा वार्षिक कर पर इनने एक अधिकार प्राप्त कर लिया और इस फरमान सुनहरे रंग का था, इसलिए इसको सुनहरा फरमान कहा जाता है। 1639 में चंद्रगिरी के शासक अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया। चंद्रगिरी को मिल गई क्या? मद्रास को चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। यहाँ के अंग्रेज ने सेंट जॉर्ज नाम का किले का निर्माण करवाया था। सेंट जॉर्ज कहाँ बनवाया था? मद्रास में बनाया था। फिर 1661 में ब्रिटिश के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। देखो यहाँ पर यहाँ के शासकों को पता ही नहीं चल रहा है कि भैया भारत की भूमि विदेशों में दहेज में दी जा रही है। तो किसको दे दिया है इनने? पुर्तगालियों से दहेज में मिल गया है मुंबई को। ब्रिटिश वालों को मुंबई दहेज में मिल गया था, चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुए थे। फिर 1969 में क्या हुआ? चार्ल्स द्वितीय थोड़ी ना खुद को रखेंगे, मतलब खुद थोड़ी रखेंगे, किसी न किसी को देंगे ना। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 69 में 10 पैगोडा वार्षिक कर लेकर कंपनी को ये दे दी। फिर कंपनी ने ओंगियार को इसका अधिकारी नियुक्त कर दिया
अंगियार को, और एक गांव का शहरीकरण करवा दिया। जो मुंबई था, मुंबई का जो वास्तुकार या स्थापनाकर्ता किसको माना जाता है, तो अंगियार को माना जाता है, क्योंकि इनने ही उस गांव को शहर बनाया था। 1698 में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए के 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी। किससे खरीदी? इब्राहिम खां से खरीदी थी। कौन कौन से गांव थे? गोविंदपुर, सूतानाती और कोलकाता। 1200 रुपए में खरीदी थी। बाप रे, हमें भी दे देते 1200 में, लेकिन वो उस टाइम की बात थी, ये अभी की बात है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा 1200 में। उस टाइम 3 गांव मिल गए थे इनको, गोविंदपुर, सूतानाती और कोलकाता, इब्राहिम खां से, जो कि कहाँ का था? बंगाल का एक जमींदार था। 1698 में ले लिया था इन्हें। अब इनके 3 गांव विकसित होकर कलकत्ता बन गए, जो गोविंदपुर था, सूतानाती था और कोलकाता था। इन तीनों को मिला के क्या बना दिया इन्हें? कोलकाता बना दिया। कोलकाता को बसाने का श्रेय जाता है जॉब चार्नोक को। 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। यह पूरी भारत के सभी वस्तुओं का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम कोलकाता बना 1700 में। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर थे। आयर थे। फोर्ट विलियम किले के सबसे पहले अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर थे। फिर 1715 में कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी थे। हैमिल्टन ने फर्रुखशियर की एक बीमारी को मुक्त करा दिया। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखशियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया और अनेक रियासतें इनको अंग्रेजों को प्रदान कर दी। ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है फर्रुखशियर की। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां कौन कौन सी थी? तो 1608 में सूरत में अस्थायी लगाई थी, फिर वो 1613 में स्थायी हो गई थी। 1611 में मूसलीपट्टनम में लगाई थी दूसरी, और 1616 में अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा में लगाई थी। 1632 में गोलकुंडा में लगाई थी। 1633 में बालाशोर और हरिहरपुर उड़ीसा में। 1639 में मद्रास में। 1651 में गुजरात हुगली में। 1669 में मुंबई में और 1700 में कलकत्ता में। अब आते हैं डेनिश। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। समझ में आ रहा है? डेनिश डेनमार्क के निवासी थे, जो 1616 में भारत आए थे और बंगाल स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की थी। यही भारत में इनका प्रमुख केंद्र था, श्रीरामपुर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित तथ्य। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर उसका विवाह एक अर्मेनियन स्त्री से करवाया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेनहॉल था। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से खरीदा था। फ्रांसिस डे ने खरीदा था। गिरोल्ड ओंगियार को मुंबई नगर का संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजी कंपनी का प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई थी। अब आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत लुईस 14वें के शासनकाल में हुई थी। इनके मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 में इसकी शुरुआत हुई। सर्वप्रथम 1667 में फ्रांसीसी कार्लो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत के सूरत पहुंचा। यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। और किसके नेतृत्व में आया था? कार्लो के नेतृत्व में आया था। 1669 में फ्रांसीसी ने पूर्वी तट पर स्थित मूसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ब्रिटिश ने भी दूसरी फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी, इनने भी वहीं पे की है। 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की। इस जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। किस खरीदी थी? शाइस्ता खां से खरीदी थी। 1701 में फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बने।
1701 में पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाकर वहाँ का गवर्नर किसको बनाया, फ्रांसिस मार्टिन को बना दिया। 1735 में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ है। किसके टाइम पे, ड्यूमा के टाइम पे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या हुआ। अब देखो, फ्रांसीसी अंग्रेज, अब व्यापार तो स्थापित हो गया, अब कुछ ये सोचेंगे कि अब भारत के शासक थे ना, उनको भी हम हड़प लें, उनके शासन भी हम ले लें। तो इसके लिए ये थोड़ी सी उनमें फूट डालते हैं, दो शासकों को लड़वाते हैं। तो इस चक्कर में ये खुद ही भी लड़ते हैं। तो अभी पढ़ेंगे कैसे इनकी लड़ाई हुई। तो सबसे पहले हुई थी कर्नाटक युद्ध में। कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नायब कहा जाता था या नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1746 में बारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलबेड़ों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। किसने किया है ये, बारनेट ने किया है। फ्रांसीसियों की कुछ जलबेड़ों को अपने में ले लिया। तो अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की, लेकिन नवाब ने डुप्ले की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंततः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास पर घेरा डाल दिया। देखिए, मतलब साउथ में दो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपस में टकरा रही हैं। एक है पहला ब्रिटिश और दूसरा है फ्रांसीसी। जो कोरोमंडल तट है, पहले कर्नाटक, जो अभी कर्नाटक है, वो उस टाइम कोरोमंडल होता था। वहाँ पर जो अधिकारी होता था उसको नवाब कहा जाता था। वहाँ पर दो जलबीड़े थे। अब दोनों के व्यापार में अच्छा हो रहा था। अंग्रेज भी अच्छा व्यापार कर रहे थे और फ्रांसीसी भी अच्छा व्यापार कर रहे थे। लेकिन दोनों के बीच में क्या थी, कंपटीशन तो चल रहा था। तो बीच में मन में तो थोड़ी सी खुन्नस थी, लेकिन वो सामने से नहीं लड़ रहे थे। एक दिन क्या हुआ, बारनेट ने कुछ जो फ्रांसीसी जहाज थे उनको पकड़ लिया। डुप्ले ने इसकी शिकायत किससे की, भी जो वहाँ का नियंत्रक होगा, तो वो नवाब से की। लेकिन नवाब ने डुप्ले पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो डुप्ले को इतना गुस्सा आया कि रोको बेटा, हम बताते हैं। तो उन्होंने सीधा जाके मद्रास पे घेरा डाल दिया। अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। तो अब अंग्रेज कहाँ पे पहुंचे, दौड़ते दौड़ते नवाब के पास पहुंचे। अब नवाब की यहाँ गलती हो जाती है कि जब आपने डुप्ले का साथ नहीं दिया था तो आपको अंग्रेजों का साथ भी नहीं देना था। लेकिन ये क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं और डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कह देते हैं। डुप्ले नहीं मानता कि भाई तो हम जब आए थे तब तो हम तो से तो नहीं बोले, हम तो पहले आते, हमारा साथ देना चाहिए था आपको। लेकिन वो नहीं मानते हैं। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसी के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी। फिर क्या था, एक युद्ध हुआ जिसको सेंट थॉमे का युद्ध कहा जाता है। सेंट थॉमे का युद्ध 1748 में हुआ था। कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। लड़ाई किसकी की थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की। लड़ कौन रहे हैं, फ्रांसीसी और नवाब, क्योंकि नवाब बीच में आ रहे हैं ना। दो लोगों की लड़ाई में जब तीसरा आता है तो सिंपल सी बात है, दूसरा वो जिससे लड़ाई हो रही थी वो तो चुपचाप निकल लेता है, तीसरा फंस जाता है। तो कौन फंस गए, नवाब फंस गए इसमें। और 1748 में क्या होता है, यूरोप में एक्सला-सापिल की संधि होती है, जिसमें ऑस्ट्रिया के अधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है। इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो जाता है, जहाँ पे जैसे ही ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो समाप्त हुआ और एक्सला-सापिल की संधि हुई कि उन्होंने बोला कि जितने भी फ्रांसीसियों ने हमारे ब्रिटिश के अधिकार किया है क्षेत्रों पर, वो उनको लौटा दें, और जितना ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों के क्षेत्रों पर अधिकार किया है तो वो लौटा देंगे। इसके तहत एक्सला-सापिल की संधि होती है 1748 में और युद्ध समाप्त हो जाता है। अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ये कब होता है, जैसे ही वो एक्सला-सापिल की संधि हुई और जैसे ये स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1748 से 1754 तक रहता है। इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप था। 1748 में क्या हुआ, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क अशरफ जाह की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। जैसे ही ये निजाम उल मुल्क अशरफ जाह खत्म हुए तो उनके जो राजगद्दी थी अब उनके लिए युद्ध प्रारंभ हो गया है। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नासिर जंग इलाहाबाद का नवाब बना, जो कि सिंपल से तो बनना भी चाहिए, वो बेटा ही बनेगा। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा, नासिर जंग का भांजा मुजफ्फर जंग ने नवाब पद की दावेदारी प्रस्तुत की। ये तो सिंपल बात है, होना ही नहीं चाहिए था। ये
लेकिन उन्हें कर दी मुजफ्फर जंग ने, जो कि किसका था, नासिर जंग का भतीजा था। इसी समय 1748 में मराठा में चंद्र साहब को रिहा कर दिया कर्नाटक के लिए। अब यहाँ पे कर्नाटक में भी थोड़ा सा युद्ध चल रहा है। ये देखो, अपन हैदराबाद का पढ़ लिया कि हैदराबाद में क्या हो रहा है। हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क जो अशरफ जाह थे उनकी मृत्यु हुई, उनका बेटा नासिर जंग शासक बना, लेकिन जो उसका भांजा था मुजफ्फर जंग, उनने बोला कि हमें राजा बनना है। तो यहाँ पर ये हैदराबाद का हो गया। अब थोड़ा सा आप कर्नाटक की साइड चलिए और कर्नाटक में बताती हूँ। कर्नाटक में भी युद्ध चल रहा है। वहाँ पे एक शासक थे चंदा साहेब, इनको मराठा कुछ समय पहले पकड़ लेते हैं, फिर लेकिन ना जब ये सब शांत हो जाता है कर्नाटक का युद्ध वगैरह, तो ये उनको छोड़ देते हैं चंदा साहेब को। अब चंदा साहेब उत्तराधिकारी थे, तो ये बोलते हैं कि हमें उत्तराधिकारी बनना, लेकिन जब तक वो गए थे तो किसी और को शासक बना दिया जाता है, तो दोनों में फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इसी समय प्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नायब पद के लिए चंदा साहेब का साथ दिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने 1749 को कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन का पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर चिन्नापल्ली के दुर्ग में शरण ले ली। अनवरुद्दीन कहाँ पे है, कर्नाटक में है ना। जो चंदा साहिब को पकड़ के जब मराठा लेके गए थे तो अनवरुद्दीन वहाँ का शासक बन जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब वो चंदा साहिब आते हैं तो ये शासक बने हुए थे और ये बोलते हैं कि हम नहीं हटेंगे। तो चंदा साहिब जाते हैं किनके पास, फ्रांसीसियों के पास, और ये फ्रांसीसी चंदा साहिब का साथ देते हैं और उनको हराते हैं। किसके युद्ध में, अंबूर की लड़ाई में हराते हैं। और अनवरुद्दीन मर जाता है और जो उनका बेटा रहता है वो भाग जाता है, मोहम्मद अली। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे थे कि भैया फ्रांसीसी जीत रहे हैं, रुको हम बताते हैं, क्योंकि अंग्रेज नवाब के साथ पहले ही थे, तो ये भी अंग्रेज आ जाते हैं। इन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली को समर्थन दिया। अब अलग अलग पार्टी लड़ रही हैं। तो 1750 में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर अधिकार करता है और त्रिगुट मित्र शक्ति को पराजित कर देता है। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसी ने डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। जो नासिर जंग था वो तो लड़ाई में चले गए, तो अब जो उनका भांजा था वो बन जाता है मुजफ्फर जंग, हैदराबाद का निजाम बन जाता है। फिर 1752 में क्या होता है, क्लाइव के नेतृत्व में आरकाट पर आक्रमण किया जाता है और चंद साहिब के पुत्र राजा साहिब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर आरकाट का अधिकार कर लेता है। इस खबर सुनकर चंदा साहिब चिन्नापल्ली भाग गए और चंजौर के जो राजा थे उनने उनकी हत्या कर दी चंदा साहिब की। जैसे ही क्लाइव आया आरकाट पे अधिकार करने, तो चंदा साहिब ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और कहाँ भाग गए, चिन्नापल्ली भाग गए। वहाँ के तंजौर के राजा थे, उन्होंने उनको मार दिया। 1754 में क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। फ्रांसीसी सरकार की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि इनको डुप्ले को नहीं बुलाना चाहिए था। एक युद्ध हारने से थोड़ी ना कोई सब युद्ध हार जाता है, वो अभी तक जीत रहे थे ना। कभी ऐसा होता है कि एक आध युद्ध हार गए, एक ही युद्ध हारे आरकाट का युद्ध, और इनने कुछ नहीं सोचा और इसको बुला लिया वापस कि भैया तुम वापस आ जाओ, नहीं झेल पा रहे, तुम हार गए हो पहली बार। और उनके स्थान पर गोदेहो को गवर्नर बना के भेजा। गोदेहो आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। अंततः 1755 में पांडुचेरी की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया। पहले कर्नाटक युद्ध में एक्सप्रेस हापिल की संधि होती है, दूसरे में पांडुचेरी की संधि होती है। पांडुचेरी की संधि के बाद दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया कि भैया कोई भी राजा लड़ेगा, हम बीच में नहीं बोलेंगे। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 में, 1755 में बोल के गए थे ना कि हम यहाँ के शासकों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे नहीं। लेकिन कितने दिन तक चली संधि, 1 साल तक। 56 में फिर से लड़ने आ गए और 1756 से 1763 तक युद्ध चलता है। ये यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच 7 वर्षीय युद्ध से प्रारंभ हुआ था। वहां पे युद्ध चल रहा था यूरोप में, और लड़ कौन रहे हैं, यहाँ भारत में लड़ेंगे ये लोग। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी बीच में आ गए। 1756 में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्ती पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन
वास्तव युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। फ्रांसीसी, अब देखो थोड़ी धीरे धीरे तो वो लगे हुए थे आक्रमण करने के लिए, लेकिन इसमें घी डालने का काम किसने किया है? तो फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेज दिया और युद्ध में गति मिल गई। इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ, जो आरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना और काउंट दी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पांडुचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। इसमें कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गए। आयरकूट, इनने अच्छे पकड़ पकड़ के, वो आया कौन था? काउंट दी लाली, उसको पकड़ पकड़ के अच्छे से कूटा और बिल्कुल वॉश कर दिया वांडी वॉश में, और ये समाप्ति हो गए। सिर्फ कहाँ पे बचे हैं? पांडुचेरी सहित लगभग सभी जगह से हो गए। और 1763 में पेरिस की संधि हुई, सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि द्वारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो गया। कर्नाटक युद्ध की एक टेबल दी गई है, तो हम ये पढ़ते हैं कि कैसे कौन सा युद्ध हुआ। तो युद्ध का नाम, वर्ष, कारण, समाप्ति और परिणाम क्या क्या हुए इसके। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में स्टार्ट हुआ था और 48 को खत्म हो गया था। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसके कारण अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में अमेरिका में युद्ध हुआ था। इसके कारण भारत में भी युद्ध हुआ था। समाप्ति कैसे हुई? 1748 में एक्सला-साफेल की संधि हुई, जिसके कारण ये समाप्त हो गया। और परिणाम क्या हुए? अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब पराजित हुए थे इसमें। फिर आता है दूसरा कर्नाटक युद्ध। ये 1748 से 1754 तक चला था और दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप इनकी सबसे बड़ी गलती थी और कारण माना जाता है। 1755 में पांडुचेरी की संधि के कारण ये समाप्त हो गया था और इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो अच्छी हो गई थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, इसमें 1756 से 1763 तक चला है। ये यूरोप का जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसके कारण स्टार्ट हुआ था। 1773 की जो पेरिस की संधि थी, इसके कारण ये समाप्त हो गया और अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। अब आते हैं महत्वपूर्ण युद्ध। इनके बीच में जो कर्नाटक युद्ध थे, इनके बीच में भी कुछ कुछ युद्ध हो रहे थे, तो वो कौन कौन से थे? पहला युद्ध का नाम, फिर वर्ष, उनके किसके मध्य हुआ और उसके परिणाम क्या हुए। तो सेंट थामे का युद्ध ये 1748 में स्टार्ट हुआ था और कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और इसमें फ्रांसीसी विजय हुए थे। आम्बूर का युद्ध 1749 में स्टार्ट हुआ। डुप्ले, मुजफ्फरजंग एवं चंदा साहिब के त्रिगुट ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य ये लड़ा गया था और इसमें त्रिगुट विजय हुआ था। किस किस का त्रिगुट था? डुप्ले का, मुजफ्फरजंग था और चंदा साहिब जी का जंग एक त्रिगुट था जिसने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया था। आरकाट का युद्ध ये 1752 में स्टार्ट हुआ था और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहिब के पुत्र राजा साहिब के बीच युद्ध हुआ था ये, और इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। फिर वांडीवाश का युद्ध हुआ, ये 1760 में होता है और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हमेशा के लिए चले जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने 593 में ली वेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का प्रथम अधिकार प्रदान किया था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के अनुमोदन से द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से एक व्यापारिक संस्था को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार का अधिकार दिया गया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोचीन प्राप्त कर लिया था और 1663 में डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। 1814 में कोची को ब्रिटिश उपनिषद में शामिल कर दिया था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था और भारत में अफीम की तस्करी की जाती थी। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम कल आगे स्टार्ट करेंगे बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व।